नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अगस्त क्रांति सप्ताह के दूसरे दिन कलेक्टर, सभापति सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने चलाई झाड़ू। बीट लेवल प्रथम में बीएड को बाहर करने की मांग, एसएफआई के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 253 पहुंचा, 5 नए पॉजिटिव। एलएलडब्ल्यू नहर की सफाई नहीं होने से विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 253 पहुंच गया है। रविवार को 9 पॉजिटिव रोगी मिले और सोमवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें सहजीपुरा पंचायत से 1 और 4 सूर्यनगर टाउन से पॉजिटिव आए हैं। पांचों पॉजिटिव पूर्व के कोरोना पॉजिटिव के क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और जिले में अब 253 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जबकि रिकवर 186 और एक्टिव केस 66 है। रोगियों का आंकड़ा 253 पहुंच गया है। रविवार को 9 पॉजिटिव रोगी मिले और सोमवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें सहजीपुरा पंचायत से 1 और 4 सूर्यनगर टाउन से पॉजिटिव आए हैं। पांचों पॉजिटिव पूर्व के कोरोना पॉजिटिव के क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और जिले में 253 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जबकि रिकवर 186 और एक्टिव केस 66 हैं। महात्मा गांधी जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत दूसरे दिन सोमवार को जिले भर में सफाई कार्य किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम सुबह 8 बजे टाउन में रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती में हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर जाकिर हुसैन, सभापति गणेशराज बंसल सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महात्मा गांधी की 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत दूसरे दिन सोमवार को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर आमजन को अपने आसपास सफाई करने का संदेश दिया। कलेक्टर जाकिर हुसैन, सभापति गणेशराज बंसल सहित अन्य अधिकारियों ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो गांधी जी का सपना साकार होगा। इस दौरान आमजन को जागरूक करने के लिए रंगोली भी उकेरी गई। सुनिए समारोह में क्या बोले कलेक्टर जाकिर हुसैन। स्वच्छता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसी को लेकर सरकार ये बताना चाह रही है और सब भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अपने जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम, उनकी एक मेल जो उन्होंने एक बच्ची को भेजी थी वो मुझे याद आ रही है। एक बच्ची ने उनको मेल भेजी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बच्ची ने लिखा कि मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। तो इस पर डॉक्टर कलाम साहब का जवाब था कि विकसित भारत में आप तभी रह सकते हो जिन चीज़ों की आप तारीफ करते हो। विदेशों में आप कहते हो कि साहब अमेरिका में ऐसा, इंग्लैंड में ऐसा, सिंगापुर में ऐसा, आप जिन चीज़ों की तारीफ करते हो उन चीज़ों को यहाँ अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। अमेरिका में अगर आप अपना कुत्ता लेके सड़क पे घूमते हैं, अगर वो पोटी कर देगा तो आपको खुद को या तो जुर्माना देना पड़ेगा या हाथ से उठा के उसको डस्टबिन में डालनी पड़ेगी। इसी तरह सिंगापुर की एक सड़क है जिस पे आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर गुजरेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपको कहीं जाने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता और अपन ये मान के चलते हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अकेले हर घर तक नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और आप सबसे ये अनुरोध है कि जो चीज़ें हम विदेश की साफ सफाई की अगर तारीफ करते हैं तो वो साफ सफाई यहाँ भी लागू करें। कोई भी कचरा डालना हो उसको डस्टबिन के अलावा हम नहीं डालें। व्यक्तिगत जिंदगी में भी और सार्वजनिक जिंदगी में भी अपन बाजार में चलते हुए कोई भी चीज़ को उठा के कचरे में डाल देते हैं, तो सड़क पे कोई कचरा नहीं डालें, जो भी हो डस्टबिन वगैरह में डालें। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जनमानस जागरूक हो स्वास्थ्य के प्रति और साफ सफाई के प्रति। साफ सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्रांति सप्ताह का 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कल हुई थी पौधारोपण के साथ में। आज साफ सफाई अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालय के अलावा तहसील मुख्यालय, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इसका आयोजन हो रहा है। जिला मुख्यालय पर इसके प्रभारी अधिकारी एसडीएम साहब हैं, सहायक प्रभारी कमिश्नर साहब और सीबीओ साहब हैं। इसी तरह ब्लॉक मुख्यालय पर भी जो एसडीएम साहब इसके इंचार्ज हैं और साथ में सीबीओ साहब और संबंधित ईओ साहब इसके सहायक प्रभारी अधिकारी हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत लेवल पर जो प्रिंसिपल हैं वो इस कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी हैं। गांधी जी ने जिस तरह से साफ सफाई को अपने जीवन में तवज्जो दी थी, मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने जीवन में घर के आसपास के अलावा पूरे मोहल्ले में साफ
रीट प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर निकालने की मांग को लेकर बीएसटीसी डीएलएड के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर धकेल दिया। रीट प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर निकालने से बीएसटीसी डीएलएड के बेरोजगार शिक्षकों में रोष है। यही रोष सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान युवाओं में देखा गया। एसएफआई कार्यकर्ताओं के बैनर तले किए गए प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट गेट में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें गेट के बाहर धकेल दिया। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस जवानों में जोर जबरदस्ती भी हुई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी युवाओं को कलेक्ट्रेट में घुसने नहीं दिया। इसके बाद कुछ युवाओं ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रीट लेवल प्रथम में सिर्फ बीएसटीसी डीएलएड के बेरोजगार शिक्षकों को ही पात्र माना जाए, क्योंकि अगर ये आदेश निकालना था तो इन युवाओं से बीएसटीसी कार्रवाई ही क्यों गई। देखिए क्या बोले एसएफआई नेता। राज्य सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसटीसी विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। बीएसटीसी विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। आज कोरोना की महामारी के टाइम में हम यहाँ आए हैं, अपनी जान पर खेल कर यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए, अपनी मांग उठाने के लिए, तो हमारी मांगे मानी जाए। बीएसटीसी के विद्यार्थी एसएफआई के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस हनुमानगढ़ में प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि जो बीएसटीसी के विद्यार्थियों के साथ में बीएड के विद्यार्थियों को संलग्न कर करके जिस प्रकार से सरकार ने यह धोखा किया है, जो आने वाली भर्ती रीट की भर्ती है, रीट की भर्ती के अंदर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी के लिए पहले क्या होता है जी, बीएसटीसी के विद्यार्थी उसको एग्जाम दिया करते थे। अब सरकार ने यह कह दिया कि बीएड को भी इसके अंदर संलग्न कर दिया। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि बीएड को इसमें साथ मिला दिया तो आप बीएसटीसी क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आपकी ये योजना आम उस विद्यार्थी के लिए धोखा है जिस विद्यार्थी ने लाखों रुपए लगा करके बीएसटीसी किया है। विद्यार्थी के साथ ये धोखा है। कोरोना महामारी के चलते आज विद्यार्थी ने हनुमानगढ़ कलेक्टर पर प्रदर्शन कर करके अपनी बात शुरू की है। आज हम थोड़े विद्यार्थी आए, सोशल डिस्टेंस के साथ थोड़े लोग आए, तो ये बात राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए हम गलौची से कहते हैं कि होटलों की मस्ती से बाहर निकलिए, जनता की ओर देखिए। जनता ने आपको एक एक वोट दिया, विद्यार्थी ने आपको चुना। रोजगार देश के अंदर और राज्य के अंदर घट रहे, इसलिए विद्यार्थी के साथ चीटिंग नहीं चलेगी और उनकी बात सुननी पड़ेगी। साहित्यकार ओम पुरोहित कागत की स्मृति में सोमवार को जिला क्लब मैदान में मैत्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इस आयोजन में भगवती पुरोहित कागत ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए खिलाड़ियों को मास्क वितरित किए। मैच श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की टीमों के बीच हुआ। जिला क्रिकेट विकास समिति की ओर से जिला क्लब ग्राउंड पर ओम पुरोहित कागत स्मृति में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के बीच क्रिकेट मैच करवाया गया। मैच का उद्घाटन कागत फाउंडेशन के अध्यक्ष भगवती पुरोहित कागत ने किया। इस अवसर पर कोरोना बीमारी को देखते हुए सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को मास्क बांटे गए। मुख्य अतिथि पूर्व पालिका उप सभापति कालूराम शर्मा थे। विशिष्ट अतिथि जेडी पठान, गौरव जैन, राज तिवारी व गोपाल शर्मा थे। मैच का टॉस गौरव जैन और कालू शर्मा ने करवाया। टॉस जीतकर गंगानगर ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर मैच आयोजक नरेश महन ने कहा कि कागत इस ग्राउंड से लंबे समय से जुड़े हुए थे। वे स्वयं एक अच्छे ऑफ स्पिनर क्रिकेटर थे। ग्राउंड के विकास में उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। आज जिला क्लब पर उनकी स्मृति में मैच कराकर सभी खिलाड़ियों और उनके साथी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ओम पुरोहित ने हमेशा क्रिकेट के विकास में बहुत योगदान दिया। कार्यक्रम में जो जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यक्रम में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि इसी प्रकार कार्यक्रम चलते रहे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमेशा ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता रहेगा और इसके साथ साथ इस ऐसे कार्यक्रम से मेरा भी मनोबल और मानसिक विकास बढ़ता रहे। जिला क्रिकेट क्लब के मैदान पर आज जिला क्रिकेट विकास समिति जो हनुमानगढ़ के कुछ पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा इस ग्राउंड के सुधार व क्रिकेट विकास हेतु बनाई गई थी, उनके द्वारा अपने सिर्फ हनुमानगढ़ तक ही सीमित नहीं बल्कि ये कहें कि राजस्थान और भारत तक फैले हुए ओम पुरोहित जी कागत की स्मृति में एक क्रिकेट मैच हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की टीमों के मध्य आज करवाया जा रहा है। कागत जी के बारे में अगर शब्दों में कुछ कहा जाए तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व सिर्फ साहित्य तक ही नहीं था
बल्कि बहुत ही अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे ज्योतिष की भी जानकारी खूब रखते थे। तो उनकी स्मृति में जिला क्रिकेट विकास समिति के द्वारा जो ये क्रिकेट मैच आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज अध्यक्ष कागज फाउंडेशन भगवती पुरोहित जी द्वारा किया गया, जिसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कागज जी की स्मृति में ये मैच आयोजित करवाया, जिससे कि कागज जी जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर ये खिलाड़ी कुछ अच्छा कर सकें। आग से हिरण के शावक को बचाकर 3 माह से 44 एनडीआर का एक परिवार उसकी सेवा में जुटा है। खास बात यह है कि परिवार की 3 बेटियां अभी से भाई मानकर उसकी सेवा कर रही हैं। पीलीबंगा तहसील के गांव 44 एनडीआर में परिवार की जीव के प्रति लगाव देखकर आप भी कहेंगे कि प्रेम हो तो ऐसा। देखिए ये रिपोर्ट। यह है पीलीबंगा के गांव 44 एनडीआर के किसान सत्यपाल जानी का घर। दरअसल 14 मई को खेतों से फसल निकालने के बाद बचे सूखे कचरे के एक तरफ आग लगी थी। सूखा कचरा काफी दूर बिखरा पड़ा था। दूसरी तरफ कचरे से एक मादा हिरण के भागकर जाते देख जियानी समझ गए कि उसी जगह हिरण का नवजात शावक हो सकता है। ऐसा सोच तनिक भी देर न करते भागकर उस मौके पर पहुंचे जहां मादा हिरण बैठी थी। वहां से जियानी ने तुरंत अपने कंधे पर शावक को उठाकर अपने घर की ओर तेज गति से भागे। इससे मूक जीव को आग में स्वाहा होने से बचा लिया। नन्हे बच्चे की तरह गृहिणी रामा चौधरी ने निप्पल से रोजाना गाय का दूध पानी पिलाकर और खाद्य पदार्थ खिलाकर पालन पोषण किया। घर का हर सदस्य हिरण को परिवार के सदस्य की तरह प्रेम करता है। फल सब्जी भी खिलाते हैं। गर्मी में तरबूज को चाव से पसंद करता है। ऐसे में किसान सत्यपाल जानी की पुत्री स्नेहा, अरुणा और रिया चौधरी ने अपने घर पर रक्षाबंधन के त्योहार पर हिरण को राखी बांधी और इसे मन से भाई बना लिया। वहीं इस बारे में वन्य जीव विशेषज्ञ अनिल बिश्नोई का कहना है कि खत्म होते जंगल अपने जैव विविधता और बेहतर परिस्थिति के लिए जाने जाते हैं। यह क्षेत्र वन्य जीवों और हरे वृक्षों का क्षेत्र है। हमें इन लुप्त होते काले हिरणों की प्रजाति को बचाने की जरूरत है। 44 एनडीआर के सतपाल वन्य जीव प्रेमी के घर पर रक्षाबंधन के दिवस पर एक मूक वन्य जीव हिरण को रक्षा सूत्र बांधकर उसके रक्षा का संकल्प ले गया। इस अवसर पर उनकी पुत्रियां स्नेहा चौधरी, रिया चौधरी इत्यादि उपस्थित थी और ये हिरण उस स्थान से लेके आए जहां पर खेतों में सूखे घास पर आग लगी हुई थी, लेकिन किसान सतपाल जानी ने देखा तो वो उसको उठाकर अपने घर पर लाकर उसका संरक्षण कर रहे हैं। तभी से हमको जीव रक्षा को कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई और हमारे निर्देशन में उनका संरक्षण किया जा रहा है। ओवरलोडेड वाहनों और बिना रॉयल्टी और निर्माण सामग्री बिल के परिवहन पर रोक लगाने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर आज एक बार फिर कलेक्टर से मिले और पल्लू सूरतगढ़ के बीच खनन विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त दस्ते द्वारा नाकाबंदी करवाने की मांग की गई ताकि ओवरलोडेड पर रोक लग सके। इसके अलावा रावसर में बजरी माफिया द्वारा अवैध दर्ज मुकदमों सहित नोहर डीटीओ द्वारा ट्रक ऑपरेटरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाजायज परेशान करने की बात कही गई। आज हमने कलेक्टर साहब से तीसरी बार मुलाकात की है, तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया है भी एक खनिज विभाग और एक परिवहन विभाग का संयुक्त दस्ता बना के एक पल्लू और एक पीलीबंगा और सूरतगढ़ के बीच में नाका लगाया जाए, परमानेंट नाका, जिससे ओवरलोड के साथ साथ अवैध बिना बिल बिना रॉयल्टी के जो माल आ रहा है उसकी रोकथाम हो सके। दूसरी बात, बजरी माफियाओं के द्वारा हमारे रावसर के ट्रक मालिकों पर नाजायज मुकदमे किए गए हैं, उसके बारे में हमने एसपी साहिबा से निवेदन किया कि उन मुकदमों की जांच करवा के उनका निस्तारण किया जाए। तीसरी बात, हनुमानगढ़ डीटीओ जिला हनुमानगढ़ ट्रक यूनियन की खूब मदद कर रहे हैं, उनके द्वारा चलान भी किए गए हैं, पूरी रात 24 घंटे ड्यूटी भी दी गई है, लेकिन नो डीटीओ हमारी मदद न करके नाजायज़ तरीके से जो ओवरलोड लेके आ रहे हैं बिना बजरी रॉयल्टी, उनकी मदद कर रहे हैं और हमें धमकी देते हैं भी आपकी गाड़ियों के नागौर में, चूरू में, बीकानेर में चलान करवा दूंगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। डिजिटल एग्री एंड हॉस्पिटलिटी फाउंडेशन की ओर से सोमवार को जिले में बोर्ड टॉपर विद्यार्थियों का डबरी राठान में सम्मान किया गया। इस दौरान फाउंडेशन की ओर से 3-3 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह अतिथियों द्वारा दिए गए।
डिजिटल एग्री एंड हॉस्पिटैलिटी फाउंडेशन डाक की ओर से सोमवार को डबरी राठार में बोर्ड में टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस समारोह में सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में 3-3 टॉपर विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र दिए गए। कार्यक्रम में डीएसपी अतर सिंह शौरान सहित अन्य अतिथियों ने बच्चों को सम्मान करते हुए जिले का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी, साथ ही भविष्य में भी इस तरह से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। फाउंडेशन के द्वारा सभी स्कूलों के प्राइवेट स्कूल और राजकीय स्कूलों के सभी मेधावी बच्चे थे, जो उनमें से 3-3 स्टूडेंट जो टॉपर थे उनको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएसपी अंतर सिंह जी शौरान हनुमानगढ़, डीएसपी डीईओ माध्यमिक हंसराज जी जाजेवाल, तहसीलदार डब्ल्यू आकांक्षा गुदारा, सरपंच डब्ल्यू वासुमोली बेअंत कौर, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जग्गा, समाज सेवी राजेंद्र गुंगल जी अतिथिगण थे, जिसमें डाक फाउंडेशन के मैं लेखराज गिरधर, अध्यक्ष नीतीश गिरधर एवं कोषाध्यक्ष एवं सेक्रेटरी राकेश जी द्वारा सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खास बात यह है कि इस साल भी पिछले साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच उलझन बनी है। देश भर के कुछ हिस्सों में 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो कुछ अन्य हिस्सों में जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। दरअसल माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जो इस साल 11 अगस्त को है। वहीं ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसी वजह से यदि अष्टमी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 11 अगस्त को जन्माष्टमी होनी चाहिए, लेकिन रोहिणी नक्षत्र को देखें तो 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी होनी चाहिए। ऐसे में कुछ लोग 11 को तो वहीं कुछ अन्य 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। हालांकि मथुरा में 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्मोत्सव जो है वो है कल दिनांक 11/8/2020 को रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। हर वर्ष तो क्या है कि सुंदर सुंदर झांकियाँ शहरवासियों के लिए और भक्तजन सब मिलकर प्रशासन का और पुलिस का सहयोग रहता है। भगवान का उत्सव बढ़िया तरीके से बनाते हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र रखते हुए इस बार सिर्फ कल दिनांक 11/8/2020 को चौटिना कुआ हनुमान मंदिर पर केवल भगवान को भोग लगाया जाएगा। सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और कोविड-19 जो महामारी है इसका ध्यान रखें और 2 गज की जो है दूरी आपस में बनाए रखें। महामारी को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ अब की बार कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया, केवल और केवल भगवान का जो है पुजारी जी इसलिए प्रसाद या भोग जो है लगाएंगे। टाउन में ट्रैफिक पुलिस थाना की जर्जर बिल्डिंग का कायाकल्प कर हेरिटेज लुक दिया गया है। खास बात यह है कि कोरोना काल में करीब 40 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण कार्य जन सहयोग से किया गया है। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा के थाने को सुंदर और सुविधाजनक बनाने के प्रति जज्बा देखकर दानदाताओं ने भी दिल खोलकर सहयोग किया। देखिए प्रतिपाल की ये रिपोर्ट। यह है टाउन का भव्य थाना। इसके भीतर घुसते ही थाना भवन आकर्षित करता है। भवन निर्माण को आमजन की सुविधा और स्टाफ की सहूलियत के मद्देनजर रखते हुए तैयार करवाया गया है। इसमें स्वागत कक्ष से लेकर परामर्श कक्ष तक बनाए गए हैं, जिसमें जुर्माना राशि भरने के लिए आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। वहीं आमजन और बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। परामर्श कक्ष में ट्रैफिक नियमों की LED प्रोजेक्टर पर सुव्यवस्थित तरीके से जानकारी दी जा सकेगी। पहले जर्जर भवन और जगह अभाव के कारण अधिकांश जागरूकता कार्यक्रम स्कूल कॉलेजों में ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत थाना का भ्रमण भी करवाया जा सकेगा। ट्रैफिक थाना के भीतर और बाहर ट्रैफिक पर मॉनिटरिंग रखने के लिए कैमरे भी लगाए जाएंगे। बस स्टैंड, मेगा हाईवे पर ओवरब्रिज के पास और मुख्य बाजार की तरफ जाने वाली रोड पर लगाए जाने वाले कैमरों का कंट्रोल रूम ट्रैफिक इंचार्ज के चैम्बर में रहेगा, जिससे थाना के साथ ही बाहर की ट्रैफिक व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकेगी। पुराना यातायात शाखा थी, जो पुरानी जेल के नाम से यहाँ जानी जाती थी और काफ़ी जर्जर हालत में था पीछे का पोर्शन।
और उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, आगे से मोटिवेशन किया गया है हेरिटेज के हिसाब से। और अंदर रूम भी बनाए गए हैं जिसमें स्वागत कक्ष है, स्वागत कक्ष के अलावा HM ऑफिस है और कंप्यूटर कक्ष बनाया गया है, काउंसलिंग कक्ष बनाया गया है बच्चों की यातायात की शिक्षा के लिए। और पार्किंग व्यू को चेंज किया गया थोड़ा, और जो प्रोग्राम करवाने हैं तो उसके लिए भी जगह बनाई गई है अलग से। एक जो वाहन को सीज किया जाता है उसके लिए जगह खड़े करने के लिए अलग से पोर्शन बनाया गया है। और अभी कलर्स का काम चल रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यहाँ आता था तो चलान के लिए आ गया, कोई अदर काम के लिए, तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी। उसको उस चीज़ को देखते हुए ये जन सहयोग से करवाया गया है। बहुत पब्लिक ने जन सहयोग दिया है और कर रहे हैं, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। ट्रैफिक थाना की जगह पर पूर्व में जेल होती थी। जेल की जर्जर बिल्डिंग में ही यातायात शाखा स्थापित की गई थी। जर्जर भवन के कारण पुलिसकर्मियों के साथ ही आमजन को भी परेशानी होती थी, जिस पर ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा ने 2.5 साल पहले जब ज्वाइन किया तो थाना भवन के कायाकल्प की योजना बनाई। इसके लिए नक्शा भी तैयार करवाया गया, लेकिन बाद में स्थानांतरण होने से काम शुरू नहीं हो पाया। अब 6 माह पहले जब उनको दोबारा ट्रैफिक इंचार्ज लगाया गया तो SP राशि डोगरा के निरीक्षण के दौरान बिल्डिंग की जर्जर हालत पर चिंता जताई। अनिल चिंदा ने पूर्व में बनाई योजना से अवगत करवाते हुए जन सहयोग से भवन निर्माण की बात कही, जिस पर SP ने भी इसके लिए प्रेरित किया और काम शुरू हो गया। संकट की घड़ी में भी लोगों ने इसमें खूब सहयोग किया। किसी ने ईंटें दी तो किसी ने सीमेंट तो किसी ने गेट बनवाया, जिससे बिल्डिंग का कायाकल्प हो गया। इस बारे में अनिल चिंदा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। और बाकी आज जो है ये कैमरों का काम चल रहा है, कैमरे लगवा रहे हैं। कैमरे बहुत ज़रूरी हैं आज वर्तमान के हिसाब से। तो कहाँ चिन्हित किया है? जैसे ये ट्रैफिक के लेफ़्ट साइड में जो अंदर बाज़ार की तरफ रोड जाता है, प्लस मेन रोड, बस स्टैंड, ये मेन जो जगह है उनको हम कर रहे हैं। ये है कि अगर कोई वारदात होती है तो उससे पता लगाया जा सकता है, उसके फुटेज देखे जा सकते हैं। उसका जो कंट्रोलर है एक ऑफिस में रखा गया है। एक सोच थी 2 साल पहले इसका बनाया था कि इसको इस तरीके से बनाना है और ताकि लुक अच्छा लगे, क्योंकि मेन रोड पर है ये यातायात शाखा। जंक्शन स्थित सरस डेयरी में रविवार को अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि डेयरी में उनसे पूरा काम करवाने के बावजूद वेतन नहीं मिल रहा, साथ ही ओवरटाइम का भुगतान भी बंद कर दिया गया है। सरस डेयरी में अनुबंध पर लगे कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी विकास पाल ने बताया कि लगभग 40 कर्मचारी डेयरी में दूध पैकिंग का कार्य कर रहे हैं। डेयरी प्रबंधन ने नए ठेकेदार को दूध पैकिंग का ठेका दिया, जो उन्हें एक शिफ्ट की हाजिरी लगाकर 2 शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर करता है। मना करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। मानदेय के नाम पर 183 रुपए दिहाड़ी दी जाती है। वहीं इस मामले में डेयरी MD PK गोयल ने बताया कि कर्मचारियों और ठेकेदार में बातचीत से मसला हल करवा दिया गया था। इसके बाद भी कर्मचारी अपने काम पर लौट गए थे। इस मौके पर अमित कुमार, गुरप्रीत सिंह मान, मुस्तफा, अमर सोनी, ललित आदि मौजूद थे। PK गोयल मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरस डेयरी मुर्दाबाद, सरस डेयरी मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरस डेयरी मुर्दाबाद, सरस डेयरी मुर्दाबाद। डेयरी में बहुत अधिक समय से कार्यरत है। क्या हुआ, एक नया ठेकेदार आया, उसने कम पैसों में टेंडर ले लिया, तो हमको कहता कि सिंगल हाजिरी में डबल काम करो, जो हमसे नहीं होता। रात को 2-2 बजे तक काम कराया जाता है, ठीक है, तो और हमको कम पैसे दिए जाते हैं। हमारा PF और SI नहीं करता, जो हमें टाइम पर नहीं मिलता। हमारा वेतन भी हमें टाइम पर नहीं मिलता। अगर वेतन हमने 1 महीने काम कर लिया तो 1 महीने बाद मिलता है, जिससे हमें आर्थिक परेशानी भी होती है। हमारे साथ रात को सुपरवाइजरों द्वारा गाली गलौज की जाती है, हमको बहुत बुरा बुला कहा जाता है। जब हम इसकी शिकायत MD साहब को करते हैं। ठेकेदार आया है तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो भी लेबर काम करेगी उसको, वैसे तो 8 घंटे के 183 मिलते हैं, लेकिन वो कह रहा है भी आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, 183 के अंदर ही आपको सारा काम कराना पड़ेगा, चाहे उसको 10 घंटे लगते हैं, चाहे 12 घंटे लगते हैं। और काफ़ी समय से अमर सोनी भी जो डेयरी में काम कर रहे थे, उनको भी वो 1.5 दिहाड़ी ले रहे थे। उनको कहा गया भी 1 दिहाड़ी आपको मिलेगी। 15-16 साल उनको हो गए हैं काम करते हुए। तो उनकी ये मांग है जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह चलता रहे। LLW नहर में मिट्टी और सिल्ट की सफाई नहीं होने से टेल के किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। हाल ये है कि टेल के सैकड़ों किसान पिछले 2 हफ्ते से सिंचाई पानी का इंतजार कर रहे हैं। समस्या ये है कि परेशान किसानों ने सोमवार को नहर पर इकट्ठे होकर जिम्मेदारों के खिलाफ रोष प्रकट किया।
23 LLW नहर की सफाई नहीं होने से LLW नहर के काश्तकारों ने सोमवार को नहर के मौके पर पहुंचकर नहरी अध्यक्ष और सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि नहरी अध्यक्ष खुद किसान होते हुए भी किसानों की पीड़ा नहीं समझ रहे। किसानों ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते से सिंचाई पानी करीब 400 किसानों के टेलों तक नहीं पहुंच रहा। इससे इस भयंकर गर्मी में किसानों की फसलें झुलस रही हैं। सुनिए क्या बोले काश्तकार। LLW नेर 23 LLW के मोगम लाला रहे अट्ठे को जो नेर ये देख से मैंने बरम और मिट्टी 12 ना कटा के सारी की सारी मिट्टी देखो जी नेर के मांग रहा थी। हमारे टेल पर पानी को जाना जी 2 हफ्ता है, बहुत परेशान। आज किसान भाई आया है, विभाग नहीं बुलाया, देखो विभाग कर देता ही आवे। हमारी मांग आई है कि हमारी नेर साफ होनी चाहिए। मैं बहुत परेशान टेल का लोग मिट्टी के कारण हमारे पानी गए कौन 2 हफ्ता हो गया परेशान। टेल पर पानी कौन पुगन लग रही, कोई आदमी कौन है जी। नेर को चेयरमैन आया, उस नाग प्रशासन को कोई आदमी कौन पुग जाता है। चेयरमैन का जी गलती हुई है, देख सकी माफ करो, तो जी यहाँ तो सारा देख सी गलती करने लग जाए, सारा ईमान नाक देगा, फिर 12 का हमारे तो पानी जावे कौन सी। वाली वितरिका जो भाखड़ा की नहर है उसके 20 LLW मौके पर हमें यहाँ टेलों के कम से कम 300-400 किसान इकट्ठा हो गए हैं। और ये 23 LLW से लेकर पीछे लगभग 15 मौकों तक नहर के अंदर जो सफाई करवाई थी इस अध्यक्ष ने और चेयरमैन ने, वो सफाई करवा के कचरा मिट्टी है वो सब नहर के अंदर डाल दिया गया। तो नहर पूरी तरह से वो ब्लॉक है। पीछे भी ओवरफ्लो हो चुकी थी नहर, पीछे जब 1 हफ्ते चली थी, और अब 2-3 दिन में फिर से पानी आने वाला है। मिट्टी वैसे की वैसे उसके अंदर पड़ी है, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और सफाई के नाम पे उन्होंने बजट उठा लिया है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो टेल का किसान है वो बड़ा परेशान है। 2-3 दिन के अंदर वापस नहर में पानी आ जाएगा। उनके पहले भी पानी नहीं पहुंचा था और अब भी पानी नहीं पहुंचेगा। 270 क्यूसेक की नहर, उनके 150 क्यूसेक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ जो है 300-400 किसान टेलों के वो आंदोलनरत है, प्रशासन अभी तक पहुंचा नहीं है। ये LLW नहर है, इसके अंदर जो नहर का अध्यक्ष है इसने मिट्टी डाल दी है और इसलिए जो टेल के किसान हैं उनको पानी नहीं जा रहा। और अभी सभी किसान इकट्ठे हुए यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी कोई प्रशासन भी नहीं आ रहा और ना अध्यक्ष आ रहा, ना मिट्टी कटाई जा रही। पिछले हफ्ते में किसानों के पानी जो 1 मरबा बारी के अंदर 5-7 बीघा पानी लगता था, वहाँ पर 1 या 1.5 बीघा पानी लगा है। और अभी 2-3 दिन बाद में आगे नहर आने वाली है। अगर मिट्टी नहीं निकली तो अभी की बार भी वही हाल होगा जो पिछले हफ्ते हुआ था। घग्गर नदी में मां भद्रकाली मंदिर के पास बना एकमात्र कॉजवे सफाई के अभाव में कभी भी बड़ी अनहोनी पैदा कर सकता है। यदि घग्गर में अचानक से पानी की अधिक आवक हो जाए तो यह पुल उसे सहन नहीं कर पाएगा। इससे जहां आसपास के किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, वहीं आसपास के गांवों में जाने वाले रास्ते बंद होने का भी खतरा बना है। ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर और टाउन के विभिन्न गाँव के लिए बने कॉजवे यानी पुल की हालत बेहद खस्ता है। हालात यह है कि पुल की सफाई नहीं होने से पाइपों में बेतहाशा कचरा फंसा पड़ा है। हालांकि फिलहाल घग्गर में पानी की आवक नहीं है, लेकिन किसानों का मानना है कि यदि पीछे से 500 क्यूसेक पानी भी छोड़ा जाए तो पुल को खतरा हो सकता है और आमजन की जान तक जा सकती है। भद्रकाली विकास समिति और किसानों ने बताया कि पुल की सफाई नहीं होने से हर समय खतरा बना रहता है। विकास समिति ने कई बार इस पुल की सफाई अपने स्तर पर की, लेकिन अब प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। किसानों का कहना था कि इस पुल की क्षमता 3000 क्यूसेक की है, लेकिन इसमें से 500 क्यूसेक पानी भी नहीं निकल पाता। ऐसे में पानी आगे नहीं बह पाने से पीछे डोले टूटने की आशंका बनी रहती है। भद्रकाली जी क्षेत्र में जो अपना एक ही पुल है, ऐतिहासिक मंदिर भी है और पूरा का पूरा एरिया अपना किसान हित का है और किसानों के द्वारा ही यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। और एकमात्र पुल जो एक ही नहीं, हनुमानगढ़ टाउन के लिए नहीं, फतेहपुर, ढालिया और आगे तक जो ये 5-7 गांव है वो टच से इसी से चले हुए, यही रास्ता है आने जाने के लिए। और प्रशासन को बुधवार को और शुक्रवार को 2 बार अवगत कराया जा चुका है। पुल की हालत आप लोग देख रहे हो, इसकी कैपेसिटी जो है लगभग 2500 से 3000 क्यूसेक पानी आने तक पुल के ऊपर पानी नहीं आता, लेकिन 1000-1500 क्यूसेक पानी आने पर भी ऊपर तक पानी हो जाता है और रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। तो अतः प्रशासन से निवेदन है कि इन चीज़ों को अगर टाइम रहते संभाल लें तो अच्छी बात है। हर वर्ष ही भद्रकाली विकास सेवा समिति की तरफ से हम लोग इसको सफाई करते हैं। जब भी पानी आ जाता है उसके बाद के अंदर जेसीबी मंगा के करते हैं। घग्गर फ्लैट के अंदर पानी आने वाला है जी, और पुल की हालत बहुत ही खस्ता हो रही है, क्योंकि पानी आने ये नीचे से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। पुल की क्षमता 3000 क्यूसेक पानी की बताते हैं, पर इसके अंदर से तो निकलने के अब 500 क्यूसेक पानी भी बाहर निकलने की क्षमता नहीं है। आगे किसानों को बहुत बड़ी परेशानी है, आगे पानी जाता नहीं है जी, पीछे डोले टूटने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण पीछे से पानी घटा दिया जाता है जी।
जी, ये बहुत भारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको साफ सफाई कराई जाए। एनपीएस प्रबंध समिति सचिव इंद्र हिसारिया ने आज प्रेस वार्ता कर संस्था के विकास और वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। हिसारिया ने बताया कि इस वर्ष का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। टॉपर लिस्ट में एनपीएस के विद्यार्थी शामिल हैं। इतना ही नहीं, एक समय आया था जब संस्था पिछड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षा के साथ साथ अच्छे शिक्षकों का चयन किया गया है, जिससे परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है और विद्यालय में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है। आप खुद सुनिए इंद्र हिसारिया के नेतृत्व में संस्थान में हुआ विकास। एसडीएम साहब यहाँ के हमारे पैटर्न ऑफ चीफ और चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे बुला कर ये कि कहा कि स्कूल की व्यवस्था बिगड़ रही है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, आप शहर में हो शहर के हिसाब से बनाओ। हमने इस स्कूल के लिए उनके कहने से बड़ा प्रयत्न किया और शुरू से आप लोगों को स्कूल की संस्था का शुरू से मालूम भी है, बहुत बढ़िया संस्था थी। लेकिन अभी कहते हैं अभी टाइम आता है, कोई दिन अच्छे के और बुरे के। यहाँ अच्छा टाइम भी खूब रहा है, 35 सालों से स्कूल चलता आ रहा है और उस समय बहुत पीक पे था, जल्दी से एडमिशन नहीं होते थे, एज अप्रोच होते थे। बीच में अव्यवस्था हुई, किसी के नहीं संभालने से समझ लो, चाहिए समझ लो कि टीचर्स की मनमानी हो गई थी। इस प्रकार से उस बात पे लेके हम लोग बीच में आए बाजार के। हमने आते ही सबसे पहले डायरेक्टर साहब को बुलाया, डायरेक्टर साहब बनाए, उन्होंने भी हमने नहीं बनाया, ये मतलब कलेक्टर साहब की एक बात हुई, चेयरमैन साहब ने कहा, हमने यहाँ बनाया। बनाने के बाद यहाँ धीरे धीरे हमारी खूब प्रोग्रेस होने लगी। हमारी पहले संस्था में 200 बच्चे कम होते थे, जितनी बार जो 12th के जाते थे वो कवर नहीं होते थे। यहाँ 1500 और 1700 के बीच में स्ट्रेंथ थी शुरू में। मेरे आने के बाद करीबन 650 पौने 700 बच्चे रहे और मैंने आके उन बच्चों का एक ही बेनिफिट मिला कि वो संस्था हमारी कम नहीं। उसके बाद इस साल हमारे को जो एडमिशन की जो चर्चा चल रही थी, काफ़ी एडमिशन की उम्मीद भी थी और ये थी कि स्कूल की संस्था बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिस प्रकार से टेलीफोन आए थे, जिस प्रकार से लोग पूछ रहे थे। लेकिन चलो कोरोना आ गई, इसके लिए किसी के हाथ में नहीं है, संस्था के ऊपर भी सबके ऊपर ये चीज़ का। हमने हनुमानगढ़ में सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। आपकी ये मेहनत है प्रिंसिपल साहब औरों की कि जिन्होंने यहाँ ऑनलाइन हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पास फीस भी नहीं आई। उसके बावजूद भी हमने टीचर को अब जाकर के अप्रैल मई जून तक तो हमने मई तक तो इनको फुल पेमेंट की है। उसके बाद अब जाकर के हमने इनको हाफ सैलरी दे रहे हैं, जबकि और स्कूलों ने दिए या नहीं दिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं हमारे पास नहीं आए, लेकिन हमने फुल सैलरी दी, क्योंकि जब मेहनत करवा रहे हैं तो उनको सैलरी तो देनी थी, घर बैठे मोबाइल पे या जैसे भी इंटरनेट के थ्रू ये काम कर रहे थे। तो मैं इन सभी हमारे टीचर्स को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने खूब मेहनत की और आज हमारे पास इस मौके पे भी एडमिशन करीबन 60 के करीबन आ चुके हैं। के बावजूद ये कहता हूँ कि आज स्कूल के अंदर जो हमारी स्थिति आज से 2-2.5 साल पहले बिगड़ती जा रही थी, आज वो स्थिति इतनी सुधर गई है कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चों के करीबन 20-25 बच्चे जो हैं 90% से अबव और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे आए हैं। पढ़ाई के ऊपर हमने पूरा ध्यान दिया है। जितने जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो यहाँ रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो अपने आप छोड़ के चले गए। हमने एक प्रेशर बनाया हुआ था कि हमारे को बच्चों का रिजल्ट चाहिए। जब ये रिजल्ट की बात आती थी तो वो लोग भागने लगे। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर रविवार को श्रमिक संगठनों ने जिले भर में गिरफ्तारियां दी। जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर पर सभाओं का आयोजन कर सरकार को कोसा। जंक्शन में शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र, लाल चौक पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू से जुड़े सभी संगठनों की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इसमें सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सदस्यों ने भाग लिया। मोदी सरकार कोरोना की आड़ में पूरे देश की जनता के सारे संसाधन पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार संबंधी 3 अध्यादेश लाए गए, इनसे किसान बर्बाद हो जाएंगे। शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र, लाल चौक पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू से जुड़े सभी संगठनों की ओर से सभा में वक्ताओं ने यह बात कही। सभा के बाद कार्यकर्ता जुलूस के रूप में जंक्शन थाना पहुंचे और गिरफ्तारियां दी। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर टाउन में सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन DYFI सहित विभिन्न संगठनों ने रविवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी। इससे पूर्व टाउन धान मंडी में सभा हुई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि सरकार किसान व मजदूरों का शोषण कर रही है, निजीकरण को बढ़ावा देकर आमजन को बर्बाद कर रही है। सभा में सीटू जिलाध्यक्ष
कामरेड आत्मा सिंह, उप सचिव बहादुर सिंह चौहान ने विचार रखे और गिरफ्तारी दी। अगस्त क्रांति के दिन पूरे देश में CITU, किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और तमाम जनवादी संगठनों द्वारा और तमाम ट्रेड यूनियंस के जो संगठन है, जो 10 संगठन है, उनका जो राष्ट्रीय मंच बना है, उन द्वारा जो केंद्र सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और आम जनता विरोधी जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ अगस्त क्रांति के शहीदों को याद करते हुए यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में हमने यहाँ सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन की यहाँ से शुरुआत की है। आम सभा हनुमानगढ़ धान मंडी में की है और बड़ी संख्या में तमाम जो लोग थे इस इलाके के, यहाँ किसानों, मजदूरों के प्रतिनिधि और तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। मीटिंगें कर रहे हैं और ये प्रदेश में बैठी सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार जो मजदूर, किसान और उसके विरोध में जो ये कानून ला रही है, इसके विरोध में आज हम गिरफ्तारियां दे रहे हैं कि सरकार की जो देश और प्रदेश की सरकार की नीति है वो मजदूर खिलाफ, किसान खिलाफ जो नीति बना रही है, इसका जब से मोदी सरकार आई है, जो मजदूरों ने कुर्बानियां दे करके अपने कुछ कानून बनाए, उन कानूनों को रद्द कर रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।